तो उस समय वो जो तमाम नारे चले थे, संसद गौरव अखाड़ा है और ये है वो है, पर एक्चुअली उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी कि इस सिलसिले में महात्मा गांधी का भी जो अपना व्यू था एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडिया फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के समय, उनकी भी टिप्पणियां संसद के सिलसिले में प्राय मिलती जुलती थी। तो उन तर्कों को मुझे ध्यान है कि इस वर्ष से ऊपर का पीरियड भी रहा है कि उस समय भी उन सारी चीजों को रखा गया था कि जिन नारों को आप स्लोगन्स को पूरी पोजीशन पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान लाभ मिला था। इस समय जो नया केस है इसमें आप ताजुब करोगे, गिरफ्तारी के बाद एक साथी हमारे वो हमारे पास पहले आते जाते थे, हमें तो मालूम नहीं था, शिवराज सिंह जी बेचारे एजेड है, मैं समझता हूँ उनको उम्र रही होगी 70 के लगभग, पुराने प्रेस लाइन के आदमी है। अब उन्हें किस सिलसिले में बंद कर दिया मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो उनके पास लिटरेचर पूरा बरामदगी दर्शाई गई है, उस बरामदगी की पोजीशन बिल्कुल पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है। अभी रिसेंटली दरोगा पेश हुआ तो उससे हमने जिले में सारे सवाल पूछे, उसने सारी चीजों को एडमिट किया मुझसे कि हाँ ये सच है कि मैंने चलने से पहले जमा तलाशी नहीं ली, एक दूसरे की जो कानून प्रोवाइड करता है। मैं जरूरी जैसे किसी भी घर में आपको अगर कंफर्म है कि मुलजिम मौजूद है और उससे जुड़े हुए आपराधिक तथ्य और कोई फैक्ट या कोई वस्तु उपलब्ध है, तो ये मैंडेटरी है कि पर्सन सबसे पहले अदालत से उसके सिलसिले में सर्च वारंट और गिरफ्तारी वारंट ले। लेकिन दरोगा ने एडमिट किया कि हाँ मुझे मालूम तो था, लेकिन चूंकि सीओ साहब ने कहा इसलिए मैंने डायरेक्ट जाकर के गिरफ्तार किया और डायरेक्ट जाकर लिटरेचर बरामद किया। बरामद लिटरेचर में 95% लिटरेचर कॉमन, आपको यहाँ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के लगभग हर जगह वो लिटरेचर मिल जाएगा। कुछ लिटरेचर ऐसा है कि जो लीफलेट और पम्पलेट है जो बहुत आसानी से किसी भी शख्स के साथ जोड़े जा सकते हैं। हम यहाँ बाहर निकले, हमारी गिरफ्तारी करें, बोले पांडे जी की जेब से इतने पर्चे निकले, हम कुछ नहीं कह सकते। आप ये कह दें कि आप फला पार्टी के सदस्य हैं, आप अंडरग्राउंड पार्टी के सदस्य हैं, अब हम कोई रिकॉर्ड या उसके लिए आईडी जारी हो तो तुम कह सकते हैं हमारी कोई आईडी जारी नहीं, लेकिन अगर कह रहे हैं कि वो आप मेंबर हैं तो मानो कि मेंबर है। और कोर्टों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं कह सकते। चाहे बहुत फ्रेंकली मैं एक बात कहूं कि मजिस्ट्रेट कोई आसमान से नहीं कूदते, ठीक हम ही लोगों के बीच से जाते हैं, शायद हम थोड़ा अपना उस तरह से मन बनाते हैं, तो मैं भी हो सकता मजिस्ट्रेट जज होता, नहीं बनना चाहा या नहीं बन पाया कुछ भी समझ लें, लेकिन अकल कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। मेरी सीधी टिप्पणी, समस्या इस बात का नकारा वकील जज होता है, जिसके किए वकालत नहीं होती है वो जज हो जाता है। तो उसका जो सोच है उस सोच को हम नहीं बदल सकते, वो सीधा कहीं न कहीं किसी भी तौर से वो प्रशासन से सीधा प्रभावित होता है। और जब प्रशासन कोई भी अत्याचार करता है, चाहे वो मानवाधिकार के आरोप के सिलसिले में हो या अदर मुद्दों के सिलसिले में हो, तो कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर के साथ प्रशासन को साथ देता है। लेकिन लड़ना पड़ता है, अगर लड़ते रहेंगे हम लोग अपनी बात को कहते रहेंगे तो ऐसा भी नहीं, मनवा भी लेते हैं, लेकिन मनवाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो ऐसी पोजीशन में जो वर्तमान समय में माओवादियों का मुकदमा चल रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, दरोगा का बयान हुआ है, तो जो लिटरेचर है मैं समझता हूँ कि लिटरेचर इतना कहीं भी कोई ऑफेंसिव नहीं है जितना बड़ा मुकदमा बना करके उसको पेश किया गया है। मैं समझता हूँ उसके आधे से ज्यादा लिटरेचर हमारे घर पड़ा होगा। मैंने कहा भी दरोगा जी से कि मेरे घर चले जाओ, इससे ज्यादा लिटरेचर मिल जाएगा। तो लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि दो चीजें, एक पाबंदी जिसको बाहर है पार्टी, उस पार्टी के मेंबर इन पर आरोप है, और दूसरी चीज उस पार्टी के माध्यम से इन्होंने देश की सत्ता के विरुद्ध जो आवाज उठाई है, तो दे हैव चैलेंज्ड द सोवरेन पावर ऑफ द कंट्री। अदालत बनी भारत देश की, इन्होंने संप्रभुता पर जो आपत्ति की। तो मैंने अभी सवाल पूछा था, सत्ता पे नहीं, एक्चुअली जो सेंटेंसेस है यही तो मटीरियल है। एक्चुअली जो आरोप है स्टार्टिंग वो सत्ता के विरुद्ध है। सत्ता के विरुद्ध आप जो कहना चाहते हो वही तो मैं कह रहा हूँ, सत्ता के विरुद्ध उनका आंदोलन है, लेकिन वो उसे संप्रभुता के विरुद्ध बताते हैं, घुमा दिया। तो इस तरह की विसंगतियों के बीच तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं, और जो जैसा समझ पाए जैसा अंत हो पाए, निश्चित रूप से अच्छे कार्य करने के लिए कुछ तो सफर करना ही पड़ता है। तो हमारे साथी भी सफर कर रहे हैं और उसके पहले भी सफर करते हैं, लेकिन हम लोगों को लगातार अगर सफर करे रहते हैं तो किसी न किसी मुकाम पर लोगों को बचाते हुए आगे बढ़े, इसी शब्दों के साथ चलना। दोनों सर अरे हमारे कहना चाहते हैं लोग सत्ता से खेलना नहीं है और इनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी कभी इस महानगर में किसी संघर्ष की बात आई है, आम आदमी के अधिकारों की बात आई है, तो ये हमेशा उसमें कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं।
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें। और उसके पहले मैं, हमारे दो साथी यहाँ पे वो भी जुझारू और हर जगह हर संघर्ष में दिखाई देते हैं, साथी कुलदीप सक्सेना जी और आनंद गौतम जी अधिवक्ता भी हैं। मैं उनका अनुरोध करता हूँ, आपका सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ कि वे भी जो है इस सभा में अपने विचार व्यक्त करें और आगे के कार्य को, ये जो कानपुर में पूरा चाहे PIL की बात हो या मानवाधिकारों की बात हो, तो उसमें एक अग्रणी भूमिका अदा करें। मैं साथी अतहर नईम जी को कहूँगा कि वे भारत की सबसे बुलंद अदलिया सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट मिस्टर कॉलिन गुंदालवे साहब, कानपुर शहर ही नहीं, मैं समझता हूं कि आसपास के तमाम जनपदों में अपनी राजनीतिक संबद्धता से, अपने विचारों से और पेशे वकालत से और उसकी जमानत और ईमानदारी से मशहूर बड़े भाई राधा कृष्ण पांडे जी, हमारे शहर में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ खानदान से जुड़े हुए, फ्रीडम फाइटर खानदान से जुड़े हुए और बहुत सरलता की मूर्ति, अपने को सामाजिक सरोकारों से, सामाजिक सेवाओं से हमेशा जोड़कर रहने वाले भाई छोटे भाई नरोड़ा साहब, इस कार्यक्रम के प्राण विष्णु शुक्ल जी, भाई कुलदीप सक्सेना साहब और तमाम हमारे इस प्रांगण में मौजूद विद्वान साथी, ये कार्यशाला, ये गोष्ठी, ये वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण है और इस शहर में होना और महत्वपूर्ण, इस सूबे में होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूं प्रेस को फोटो सेशन के दौरान दी हुई तकरीर के छोटे से हिस्से को गुंदालवे साहब, किसी भी काबिल शख्सियत के चंद अल्फाज ही बहुत होते हैं काफी कुछ कह देने के लिए। यूपी की हालत ठीक है, यूपी में काम करने की बहुत जरूरत है, यूपी की हालत चिंताजनक है। इन तीनों लाइनों को, इस केंद्र बिंदु को मैं अपने ढंग से जो समझ रहा हूं कि इनकी पीड़ा है। PIL के माध्यम से ये देश भर में जितना कुछ करते हैं वो बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो बहुत अरुचि रखते हैं समाज से और राजनीति से, वो लोग कम कुछ जानते हैं और टेलीविजन में कभी न्यूज चैनल्स को न खंगाल कर कुछ और सब देखा करते हैं, लेकिन टिप्पणी बहुत नकारात्मक करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं एक मोअज़्ज़ज़ नाम भूल गया था, जनाब तारिक अदीब एडवोकेट साहब का, उन्होंने शुरू की बातें रखी जिस पर एक छोटे से शख्स पर मुझे एतराज भी है, मैं कहूँगा इजाजत में चीजें देखी। तो जो तबका नहीं देखता टेलीविजन को या अखबारों को या जागरूक नहीं रहता है, कानून तो ये कहता है कि सबको सब जानने का अधिकार है, कानून जानने का अधिकार है, कानून के हिसाब से चलने का अधिकार है। जो नहीं जानता है उसका दोष है, वो अपनी झंझावतों में फंसा रहता है, लेकिन उनमें से चुनकर जो सामाजिक संगठन के नाम पर जो उनके बगैर चुने हुए प्रतिनिधि अपनी इच्छा से आते हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर उठाते हैं, चाहे वो राजनीतिक मंचों से, चाहे सामाजिक सरोकारों से, अथॉरिटी से लड़े या कोर्ट में जाकर PIL करते हैं, वो बड़ा काम करते हैं, उन्हें सलाम करना चाहिए। आसान नहीं होता अपने झंझावत, अपनी रोटी रोजी, अपने घरेलू तमाम मसले से ऊपर उठकर चंद एक लोगों के लिए कुछ कहना, कुछ उनकी भलाई के लिए, कुछ उनके इंटरेस्ट के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ अच्छे हिंदुस्तान के लिए कुछ कहना बड़ी बात। लेकिन मेरे जैसे आदमी का मानना है कि वो रास्ता बंदूक का कभी नहीं हो सकता और न बंदूक से कोई बातें कहीं मानी गई पूरे दुनिया में। वो विफल रहे हैं, वो सफल नहीं कर रहे। लेकिन जो रास्ता केवल वाणी से होता है, जो सच्चे मन से होता है और सतत प्रयास से होता है, चाहे कोर्ट के जरिए हो, वो जीतता है। क्योंकि कोर्ट में जब कोई जाएगा सम्मानित एडवोकेट, तो वो कानून की बंदिशों के आधार पर ही जाएगा, भले वक्त लग जाए। जैसा कि हमारे पांडे जी बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमा रहे थे
मैं टिप्पणी विपरीत नहीं करना चाहता कि जो हमारे जजेस साहिबान हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, उनकी बुद्धि या उनकी मजबूरियां या उनकी वो लाचारियां जिससे वो बहुत ज्यादा आकर्षित और प्रभावित, उसके कारण तमाम ऐसे फैसले होते हैं जो अदालतों पर बोझ भी बनते हैं और अकारण के लिए एक लंबी प्रक्रिया चलती है। तो बैनर पर दिया गया जो इश्यू है कि क्रिमिनल जस्टिस, कानून ने जो छूट दी हुई है कि अपराधी भी अपने गुनाह के लिए, अपने किए हुए कर्म के लिए अपनी पैरवी करे और कराए वकील साहिबान से, उसमें मेरा मानना है कि आपकी कार्यशाला से ये बात और ये रेजोल्यूशन जाना ही चाहिए कि जितनी जल्दी हो जाए, कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट का तो अच्छा नतीजा देखा गया, कुछ का लगभग वैसे ही देखा गया जो आम अदालतों का है। तो एक आवाज बुलंद होनी चाहिए पूरे देश से कि जितनी जल्दी फैसले हों, अच्छे हों गलत हों, ऊपर की अदालत में जाए चैलेंज करे, उससे कई फायदे हैं। गवर्नमेंट का पैसा उस अपराधी को खाने खिलाने में, उसके रखरखाव में पहुंच जाता है, वो अरबों रुपए पर होता है। जितने दिन वो मेहमान बनकर रहता है, मैं मेहमान शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता जब बंद होते हैं तो बड़ा अच्छा इंतजाम होता है, उन विचारों के साथ तो अच्छा नहीं होता, तो वो खाता है, तो उसके लिए तमाम सब व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होती है। तो जब जल्द फैसले होंगे अदालतों पर, ये दबाव हो कि जल्द से जल्द फैसले हो, तो कई लाभ देश को और देश के संपत्ति को भी मिलेगा और उसके साथ भी इंसाफ होगा कि जल्दी छूटेगा। जरूर सख्ती होनी चाहिए, इसमें नरमी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा समय का अतिक्रमण करूंगा, बहुत सारे सुझाव आने हैं। भाई तारिक एडवोकेट साहब ने एक बात कही थी, मैं बड़ा अनजान और नादान था, कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने ये फरमाया था कि नक्सलवाद माओवादी सरकारों की देन है, सरकार ने बनाया ये। मैं चाहूंगा कि आगे वो इसका खुलासा करे, साफ करे, और मुझे ऐसे शब्दों पर थोड़ी आपत्ति है। कोई भी सरकार, चाहे देश की हो या सूबों की हो, ऐसी हरकत नहीं कर सकती कि माओवादियों को या किसी भी बंदूकधारियों को प्रश्रय दे, आश्रय दे। समझ का भेद हो सकता है, समन्वय का भेद हो सकता है, उनकी बातों को जो वो बंदूक के माध्यम से कह रहे हैं, सरकारें उसे नहीं मानती और नहीं मानना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं कि मैं लंबे अरसे से एक शासक दल से जुड़ा हूं, लेकिन नहीं मानना चाहिए। अगर बंदूक के दौर पर बातें मानी जाए तो फिर हम खाप पंचायतों को भी दूर सकते हैं। हमें कहना होगा कि जो भी तेज आवाज से और लाठी पर और बंदूक पर और बालों पर अपनी बात कहना चाहता है वो ठीक है, फिर कहां रहा सुप्रीम कोर्ट और कहां रहा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और इसीलिए तो अदालत होती है कि दोनों तरफ से वकील हजरात तर्क रखें, नजीरें पेश करें, कागज रखें, संविधान के आईने को झिझोड़े और बकौल पांडे जी के कि जज साहब उससे किस तरह से प्रभावित होते हैं, कैसे कन्विंस होते हैं, फिर अपना फैसला सुनाएं। बंदूकों पर तो यही है कि मार दो मर जाओ, खत्म हो गया, जिसकी ताकत जहां होगी तो इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। यकीनन जो भी तबका बंदूक उठाता है, जिसे आज माओवादी कहते हैं या नक्सलवादी कहते हैं, वो अगर वंचित तबका है, वो अगर मजबूर तबका है, वो अगर बहुत ज्यादा ऐसा उसके साथ नाइंसाफी का मामला होता चला आया, वो बिल्कुल समाज के तमाम उन अधिकारों से वंचित ही वंचित रहता आया, उसके साथ हमदर्दी का भाव होना चाहिए, सरकारों का भी, समाज का भी। लेकिन कहीं भी बंदूक के नाम पर कोई अच्छे फैसले नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई विचारधारा का टकराव हो तो मुझे आप माफ करेंगे। मैंने चूंकि हिंदुस्तान के आईन का जो निचोड़ है, जो मुझे लगता है, मैं गैर जानकार आदमी हूं, जो इंसानियत का निचोड़ है, जो सरकार चलाने का तरीका है कि सरकार के हाथ में कानून की इज्जत और कानून की आब और आबरू भी होना चाहिए, उसका इकबाल भी होना चाहिए। बंदूकों से दब जाना या किसी छोटे मोटे आंदोलन से दब जाना सरकार चलाने के लिए ठीक नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे भी ऐसा मौका दिया, विष्णु जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं को राजनीतिक, लेकिन फिर भी आऊंगा, मुझे यहाँ आकर अच्छा बहुत लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद अरशद नईम साहब। मैं तारिक भाई की तरफ से कोई सफाई के तौर पर नहीं, लेकिन एक बात जरूर पूरे सम्मान के साथ नईम साहब को पेश करते हुए ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा
कि आज जो हमारे मुल्क में, और मुल्क में ही नहीं, हमारी धरती के ऊपर बहुत सारा आपको तथाकथित उग्रवाद जो दिखाई देता है, उसके अगर मूल में जाएं तो सचमुच में ऐसा ही लगता है कि तंत्र ने कहीं न कहीं नाइंसाफी की है, कहीं न कहीं कोई भेदभाव किया है। और बातें कितनी खराब लगती हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, हमारी पार्लियामेंट के अंदर अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, आडवाणी जी ने कोई बहुत फुहड़ और कोई बहुत बेहुदा सा शब्द इस्तेमाल किया था, और मुझे याद है कि वहां पर सोनिया जी को इतना बुरा लगा था कि उतना तमतमाया हुआ चेहरा मैंने उनका और उनकी पार्टी के लोगों को बहुत ही कम देखा है। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरते हैं, और ऐसी जब घटनाएं होती रहती हैं, लोगों के अंदर पीड़ा होती रहती है। मैं माफ कीजिएगा, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने जाना है मादा का जो विधायक था जिस तरीके से उसने घटना की है, और उस लड़की ने जिस तरीके से ये कहा कि मैं या तो जो है जान दे दूंगी या उस विधायक को मार डालूंगी और उससे बदला लूंगी। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की का कोई कसूर है, उस लड़की के साथ कितनी जाती हुई है, और ये सब कुछ जो हुआ है ये सत्ता के साये के नीचे हुआ। तो पूरे मैं उस डिबेट में गए बिना जो मुझे लगा, मैं उस चीज को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे इस बहस में अभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच और भी तमाम नौजवान अधिवक्ता भी आ गए हैं, और भी बहुत सारे लोग जो मानवाधिकारों से बिल्कुल सीधे रूबरू रहे हैं। हमारे छोटे भाई नरोना साहब, इस महानगर में अगर सांप्रदायिकता और सौहार्द की कोई मिसाल कायम करने में अग्रणी भूमिका अदा करने वाला शख्स रहा है, और जो सचमुच में एक अल्पसंख्यक उससे आया है, लेकिन फिर भी जो है उसने अपनी कम्युनिटी की बात न करके जो भी इस शहर में तमाम बार अशांति फैलाने की कोशिश की गई है, उसमें बिना डरे, बिना दबे और बिल्कुल बेबाकी के साथ मजबूती से खड़े होने का काम किया है, और आज भी कर रहे हैं, हमें लगता है आगे भी करते रहेंगे। और ये सभी को पता है कि इनका परिवार कैसा रहा है। आज नरोना चौराहा ही इनके उससे जाना जाता है, हालांकि अभी ये वहाँ नहीं निवास करते हैं। तो मैं ऐसे साथी नरोना भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमें और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। धन्यवाद विष्णु भाई। अफसोस केवल इतना है कि बहुत कम समय पे हम लोगों को सूचना मिली, उसके बावजूद मैंने 60-70 लोगों को SMS भेजा और अनुरोध किया कि वो लोग आए, जिसमें हमें खुशी है कि कुछ लोग आज यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं कितना समय बैठ पाऊंगा, क्योंकि पहले से सूचना नहीं थी, लेकिन कॉलेज साहब के नाम सुन करके हम आए हैं। अभी तक आपका चेहरा ही देखे थे, आपको टीवी पे ही देखे थे, अब हकीकत में जिसको कहते हैं स्पर्श करने को मिल रहा है। तो वी आर वेरी प्राउड सर कि कॉलेज गंजावी साहब हमारे बीच यहाँ पधारे, और विष्णु भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पहल किया उनको यहाँ स्वागत करने का। मैं एक नागरिक के हैसियत से बोलना चाहूंगा, एक इंसान की हैसियत से कहना चाहूंगा, एक मुलजिम की हैसियत से भी क्योंकि एक तो जो लोग जानते हैं, हम लोग कानपुर के सबसे पुराने परिवारों में से हैं। 160 साल से मेरा परिवार कानपुर में है, और मेरी 61 साल की उम्र में से 43 साल जो है मैंने कोर्ट कचहरी में बिताया। 43 साल का मुझको अनुभव है कोर्ट कचहरी का, हर स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट तक का। सुप्रीम कोर्ट तक के सर हमने अशोक सेन को अपने काउंसिल के रूप में रखा, और 2 मिनट में हमारा लिख दिया गया सेंट स्टीवेंस कॉलेज में।
तो तजुर्बा हाईकोर्ट का भी, आर्बिट्रेशन का भी, कंज्यूमर फोरम का भी, क्रिमिनल केस का भी, सिविल कॉज सभी का तजुर्बा है। और हाँ जी, जेल का भी हवा खा चुके हम। जिसने जेल का हवा खाया है